नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसी में स्वागत है। और मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी भूगोल लेकर के आया हूँ। ये छठी क्लास का भूगोल है, चैप्टर नंबर 8 है और अंतिम चैप्टर है इसका, छठी क्लास के भूगोल का, 6th क्लास का ज्योग्राफी का, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है। इस चैप्टर का नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। चलिए बात करते हैं एक-एक, ठीक है। और अंत तक बने रहें आप, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। अंत तक बने रहें और बहुत सारा कंसेप्ट भी क्लियर आपका होगा। अंत तक बने रहें। चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। करंट अफेयर्स, साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस सब का भी आपको वीडियो देखना है, क्लास देखना है तो प्ले लिस्ट में जाए, प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप वीडियो देख करके अपना फ़ायदा उठाएं और एग्ज़ाम में अपना रिजल्ट सुनिश्चित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं कि यहाँ दिया होगा जलवायु। जलवायु किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं, सब पर एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। सब पर एक एक करके बात करेंगे। जलवायु जो है किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। तो मौसम की औसत दशा को वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं, ठीक है, जिसका औसत आता है, ठीक है। 10 वर्षों में, 15 वर्षों में, 20 वर्षों में से उसका औसत निकाला जाता है मौसम का। तो मौसम किसे कहते हैं? मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा और सूर्य का विकिरण इत्यादि इसके महत्वपूर्ण घटक हैं, ठीक है, इसे प्रभावित करते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। अब मौसम के बारे में दिन प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि मौसम, देखिए यहीं पर है, मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मौसम हमेशा बदलता रहता है। ये गाना भी है, मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे, ठीक। क्या है मौसम, क्यों इस पर है? इसका मतलब है कि मौसम हमेशा प्रत्येक घंटे, प्रत्येक मिनट इसमें चेंजिंग आता है मौसम में, ठीक है। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। देखते हैं कभी धूप है, कभी थोड़ी देर के बाद बादल छा गया, छाँव आ गया, बारिश होने लगी, हवा चलने लगी, हवा रुकी हुई हवा चलने लगी, आंधी आ गई। क्या है ये परिवर्तन? आंधी खत्म हो गई, तो ही परिवर्तन है, ठीक है, वायुमंडल का। वायुमंडल में दिन प्रतिदिन, देखिए, और जब ये बात हो रही है कि मौसम में परिवर्तन, वायुमंडल में परिवर्तन, तो वायुमंडल कई परतों में बटा हुआ है। तो ये परिवर्तन, ये वायुमंडलीय परिवर्तन मौसम संबंधी घटनाएं जो है, आंधी, वर्षा, तूफान, किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में। किस में? क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में, ठीक है। इस सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। सबसे निचली परत है वायुमंडल की, इस इंग्लिश में बोलते हैं इसे ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। चलिए, इसमें तापमान, वर्षा और सूर्य का विकिरण जो है इत्यादि शामिल, तो इसके घटक है। इसको मौसम को प्रभावित करने वाले कारक है। कौन से कारक है? तापमान, वर्षा और सूर्य का विकिरण, जो इससे हमको ऊष्मा प्राप्त होती है। ये सभी इसके मौसम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है इत्यादि। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है, तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सही, गर्मी में ऊनी वस्त्र नहीं पहने जाते हैं। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन आते हैं जब आपको ऊनी वस्त्र के बिना ठंड लगती है। ठंड और तेज़ हवाएं चलती है, इन दोनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं और ऊनी वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं रात को। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम है, देखिए अब देखिए भारत में प्रमुख मौसम है। मौसम देखिए क्या है मौसम, दिसंबर से फरवरी तक का ठंडा मौसम सर्दी कहलाता है, ठीक है। तो फरवरी से मई तक का मौसम गर्मी कहलाता है, ठीक है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम कहलाता है, वर्षा ऋतु आता है, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर में मानसून लौटने का मौसम आता है, इसे शरद ऋतु कहा जाता है, ठीक है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, राम देख परम सुहाई। इसमें एक चौपाई भी है रामायण में, ठीक है। वर्षा के बीतने के बाद शरद ऋतु आती है, ठीक है, क्योंकि वर्षा के
बीतने के बाद ही, वर्षा खत्म होने के बाद ही श्रीलंका पर चढ़ाई की बात की गई थी। ठीक है, वर्षा ऋतु के लिए रोका गया था। ठीक है, वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है। ठीक है, और इसमें आपने देखा कि मार्च से मई तक का मौसम, तो इसमें बसंत भी आता है। ठीक है, एक बसंत भी आता है मार्च से मई तक का। स्टार्टिंग में ही फरवरी और मार्च के बीच में बसंत भी आता है। सरस्वती पूजा जो होती है वो बसंत पंचमी की होती है, मतलब बसंत के 5वें दिन होती है। चलिए, तो ये सब क्या हो गया, भारत के मौसम है। ठंडी के मौसम, गर्मी का मौसम, वर्षा और शरद ऋतु। ठीक है, शरद मौसम। तो चार भाग में बांटा गया, 4 वर्गों में वर्गीकरण किया गया भारत के मौसम को। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखें, अब क्या है कि शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है। सही में ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में क्या होता है, तापमान कम हुआ था। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में तापमान कम हुआ था। ठीक है, इस समय क्या होता है, सूर्य दक्षिणायन रहता है। क्या होता है, सूर्य जो है दक्षिणायन रहता है। आप 14 या 15 जनवरी से सूर्य उत्तरायण होने लगता है। सूर्य उत्तरायण होने लगता है, तिल संक्रांत जो होता है उस दिन सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होने लगता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु देखिए, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक होता है, दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। चलिए, आप क्वेश्चन आया कि लू किसे कहते हैं। गर्मी के मौसम में दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन चलती है, गर्म एवं शुष्क पवन चलती है, जिसे लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। चलिए, यहाँ खेलो से बताया गया है, इसको पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, या मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का। इससे पहले यहाँ देखें तो आप यहाँ देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ मिस कर गया कि यहाँ बता रहा है कि मानसून लौटने का मौसम। तो मानसून लौटने का मौसम जो होता है, इस समय जो बारिश होती है ये तमिलनाडु के तट पर होती है। ध्यान रखेंगे, अक्टूबर नवंबर में, अब IAS में भी क्वेश्चन आ चुका है, इस पर कई पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है कि लौटते मानसून में बारिश कहाँ होती है, अक्टूबर नवंबर के समय। तो ये बारिश होती है तमिलनाडु के तट पे होती है, लौटते मानसून में बारिश होती है। ठीक है, और इसी समय जो है नवंबर दिसंबर के समय दिल्ली में बारिश होती है। दिल्ली में जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। इसी समय पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा दिल्ली में बारिश होती है, लौटते मानसून से तमिलनाडु में बारिश होती है। और अभी जो दिल्ली में बारिश हो रही है ये पश्चिमी विक्षोभ का कारण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। ठीक है, मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहता है। ये अपने साथ नमी लाता है और ये पहाड़ी से टकराती है और तब वर्षा होती है। तब क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, और मानसून की पहली वर्षा जो है अंडमान निकोबार में होती है। अगर भारत के अंतिम भाग में पूछा जाए तो पहली वर्षा केरल के तट पर होती है। पहली वर्षा केरल के तट पर होती है, 1 या 2 जून को कहाँ होती है, तो केरल के तट पर बारिश होती है। ठीक है, केरल के तट पर बारिश होती है। और दिल्ली आते आते जुलाई हुआ आता है, मध्य जुलाई में दिल्ली में बारिश होती है, मानसूनी वर्षा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए एक चीज़ कि पहाड़ों से क्या है कि ये पवनें पहाड़ों से टकराती है तब बारिश होती है, पहाड़ों से टकराती है तब बारिश होती है। ठीक है, यहाँ देखें, इसे हम समझेंगे इस तरह से, ये पहाड़ है। ठीक है, ये पहाड़ है, तो ये पवनें पहाड़ से टकराएगी तब बारिश होगी। ठीक है, तब बारिश होगी। और इधर जो है, इधर जो यहीं पर बारिश होगी। ठीक है, तो बारिश होने के लिए एक मार्ग में अवरोधक का होना जरूरी है। ठीक है, ये देखिए, और ये वृष्टि छाया, इधर बारिश नहीं होगी, ये कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र, ठीक है, छाया क्षेत्र। इधर बारिश नहीं होती है पहाड़ की इस तरफ, ये कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। इसी मार्ग में भारत में अरावली की श्रृंखला है जो पश्चिम
बगल बारिश नहीं होती है, रेगिस्तान का क्षेत्र है, वो कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, समानांतर निकल जाती है। ठीक है, यहाँ देखें तो यहीं पे क्या है, देखिए तो इस पहाड़ से टकराने के बाद बारिश क्यों होती है। देखिए क्या होता है कि एक रिलेशन है कि टेम्परेचर ठीक है, तापमान बढ़ेगा तो उसका वायु तो जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, मतलब कि आर्द्रता ग्राही बढ़ उसकी आर्द्रता ग्राही उसकी बढ़ती जाएगी। देखिए तापमान बढ़ेगा, यहाँ एक रिलेशन है कि तापमान बढ़ेगा। ठीक है, तो आर्द्रता ग्राही क्षमता क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। एरो ऊपर है मतलब कि बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से क्या होता है, आर्द्रता ग्राही क्षमता बढ़ती है और उसकी संतृप्तता बोलते हैं। संतृप्तता के बारे में, सिचुएशन के बारे में आप बायो में भी पढ़े होंगे। स्वतंत्र तो क्या होती है इसकी संतृप्तता, इसकी क्या होगी, घट जाएगी, नहीं सॉरी बढ़ जाएगी। संतृप्तता इसकी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर्द्रता ग्राही क्षमता बढ़ेगी और संतृप्तता बढ़ जाएगी। मतलब कि इसको और आर्द्रता वायु में और आर्द्रता घुल सकता है, समा सकता है। ठीक है, यही इसका ये है। यहाँ देखें तो ऊपर बढ़ने के साथ आप जानते होंगे कि तापमान कम होता है और तापमान कम होता, देखिए इसी का उल्टा रिलेशन होगा। तापमान कम तो क्या होगा, आर्द्रता ग्राही क्षमता जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तापमान ऊपर जाने पे ऊपर वायु गर्म वायु है, ऊपर जाएगी, पहाड़ भी अवरोधक है तो क्या होगी, इसका तापमान कम होता जाएगा। तो इसकी सिचुएशन क्षमता जो है, ठीक है, वो संतृप्तता क्षमता जो है वो कम होता जाएगा, संघनन होगा और बारिश होगी। और इसी तरफ जब वायु आती है इस तरफ, पहाड़ की इस तरफ कुछ वायु जो है आपको इस तरफ आ जाएगी, वायु जो यहाँ बारिश नहीं कर पाई कुछ वायु इस तरफ आ जाएगी। तो क्या होगा, नीचे आने से तापमान बढ़ेगा। ठीक है, तापमान बढ़ने के साथ क्या होगा, इसका सिचुएशन क्षमता भी बढ़ता जाएगा, मतलब आर्द्रता ग्राही क्षमता बढ़ता जाएगा। यहाँ है कि तापमान घटने से क्या है, आर्द्रता ग्राही क्षमता घटने लगता है। तो पहले से ज़्यादा ये जलवाष्प जो है अपने अंदर रखे हुए है वायु, तो इसका क्षमता घटेगा तो क्या होगी, यहाँ पर बारिश होगी। ये चलिए, इससे पहले क्या ये जाने कि आप सिचुएशन के बारे में आप पढ़े होंगे बायो में भी। ठीक है, संतृप्त। ठीक है, देखिए आप आम बोलचाल की भाषा में भी जानते होंगे मैं संतृप्त हो गया, मतलब कि मैं अब कहेंगे कि आप एक रसगुल्ला खा लेते हैं, नहीं मैं संतृप्त हो गया, मैं अब कुछ नहीं खा सकता। ठीक है, मेरी क्षमता पूरी हो चुकी है खाने की। तो वायु संतृप्त का मतलब क्या है, वायु संतृप्त के मतलब कि उस वायु में अब जलवाष्प धारण नहीं किया जा सकता, अब एक्स्ट्रा जलवाष्प धारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप मोबाइल सभी लोग यूज़ करते हैं, देखिए कि मोबाइल का जब स्टोरेज भर जाता है तो आप उसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ आप डाउनलोड कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं डेटा, तो जल्दी नहीं हो पाए। क्योंकि आपका मोबाइल सैचुरेशन स्टेट में जा चुका है। सैचुरेशन मार्केट के लिए भी अप्लाई यूज़ किया जाता है कि मार्केट सैचुरेटेड हो चुका है, ये मार्केट फलाना मार्केट ढिलकाना मार्केट क्या है, सैचुरेटेड होता संतृप्त हो चुका है। मतलब अब इसमें जाकर के कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना सही नहीं है कि मार्केट क्या हो चुका है, सैचुरेटेड हो चुका है। यही सिचुएशन जो है, संतृप्तता अवस्था जो है, आपको ज्योग्राफी में भी, आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज है। और ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, मानसून चाहे क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी पढ़ने के लिए तो आपको फिजिक्स का ये कंसेप्ट आप होना जरूरी है। इसी में आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे संतृप्त। तो क्या है कि सिंगल बॉन्ड के अलावा ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये असंतृप्त कहलाते हैं। और सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिंगल बॉन्ड जो होता है केमिकल बॉन्डिंग में होता है तो कहलाता है संतृप्त।
और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है असंतृप्त। ठीक है, उसमें भी आप लोग जैसे कि अल्केन, एल्किन, एल्काइन के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, कौन इसमें संतृप्त होता है, कौन असंतृप्त। मतलब संतृप्त का कंसेप्ट यही है कि इसके बाद हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है, संतृप्तता भी बढ़ती जाती है। मतलब वायु में आर्द्रता ग्राही करने की क्षमता, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ क्या है, टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, धीरे धीरे टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता जाता है, नीचे आने पर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो आर्द्रता ग्राही करने की क्षमता बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर बारिश नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर बारिश होती है इस साइड, यही कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए इस पर थोड़ा सा और आप समझ लें। ठीक है, क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने से वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है, इसे आप सही से सुन लें। हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है, इसलिए गर्मी में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है वाटर में, वायु में। ठीक है, और ठंडी में क्या होता है, शुष्क होता है। आप कहते हैं कि ठंडी शुष्क मौसम है तो क्या करते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। कुछ दिन पहले तक, अभी तक कुछ लोग जो है मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाते होंगे, कोल्ड क्रीम लगाते होंगे। क्यों, वायु में आर्द्रता की मात्रा कम है, वायु शुष्क है, टेम्परेचर कम है इसलिए। और जब इस तरह टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, कोल्ड क्रीम नहीं लगाएंगे, क्योंकि वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ती है। फिर जब आप मई जून जुलाई में जाएंगे तो खुद से आपका चेहरे से टिपटिपा मतलब पसीना निकलेगा। ठीक है, तो यही है कंसेप्ट है ठंडी और गर्मी का, टेम्परेचर बढ़ने से और टेम्परेचर घटने से। ठीक है, कि शुष्क वायु और आर्द्रता वायु। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है और दाब बढ़ता है, दाब बढ़ते जाता है। और वायु के अवरोहण के समय क्या होता है, संकुचन होगा, दाब बढ़ेगा। ठीक है, चलिए इसके तब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर बारिश क्यों होती है, यहाँ पर बारिश क्यों नहीं है, वृष्टि छाया क्षेत्र बना। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ और आपको मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया कि टेम्परेचर कम होता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा तो क्या होगा, आर्द्रता ग्राही क्षमता कम होती जाएगी, आर्द्रता ग्रहण नहीं कर पाती, और सैचुरेशन क्षमता जो है, संतृप्तता अवस्था जो है कम होती जाएगी। चलिए, तो मान लिया कि 30 डिग्री सी पे, ठीक है, इसका जो आर्द्रता ग्राही करने की क्षमता है, इस वायु में जो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी एक्सेप्ट करने की क्षमता है, मिलाने की क्षमता है, वो हो गई आपको 20। ठीक है, और ऊपर जाने पर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, तो मान लें कि ऊपर आने पे टेम्परेचर हो गया 15 डिग्री सी, तो 15 डिग्री सी तो टेम्परेचर कम, यहाँ टेम्परेचर है कितना, मान लें कि ये स्थिति आ गया यहाँ। ठीक है, और ये स्थिति आ गई यहाँ ऊपर आते आते टेम्परेचर कम हो गया। ठीक है, और यहाँ आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता 20 है, तो यहाँ मान लिया अगर 10 हो जाएगी तो 10 एक्स्ट्रा बच गया ना, कि यहाँ तो क्षमता 10 ही है, तो क्षमता से अधिक रखे हुए है वायु जलवाष्प, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर वर्षा होगी। क्या होगी, वर्षा होगी। इस तरह से समझे कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, 30 डिग्री सी मान लिया वायु की, जब वायु ऊपर जा रही है, ऊपर जाते हुए अब बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि टेम्परेचर कम होता जाता है, कम होता जाएगा। तो टेम्परेचर कम होगा, पहले मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगी तो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता घटेगी। ठीक है, संतृप्त, इसी में क्या है कि टेम्परेचर कम होगा तो संतृप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। टेम्परेचर, यही वायु ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर कम होता जाएगा तो संतृप्त होता जाएगा, मतलब कि उसकी क्षमता जो है, ग्रहण करने की क्षमता कम होती जाएगी। तो क्या है, तो अगर यहाँ पर 15 डिग्री सी टेम्परेचर है वायु का, ये स्थिति यहाँ कि यहाँ पर आते हैं तो 15 डिग्री सी हो गया, यहाँ 30 डिग्री से यहाँ पर 15 डिग्री सी, यहाँ क्षमता वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता अगर 20 है तो ऊपर जाते जाते अगर 10 हो गया तो 10 तो एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो यही क्षमता जो है यहीं पर ये संघनन होगा और
और बारिश होगी। और यही इस साइड जो आते वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। इसके कारण क्या है, यहाँ क्या है, जब नीचे उतरती कुछ वायु ऊपर इधर से नीचे उतरती है तो क्या होती है कि इसकी टेम्परेचर बढ़ता जाता है। टेम्परेचर देखिए, अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ेगी। ठंडी में अभी जो मौसम चल रहा था कुछ दिन पहले तक, अभी भी कुछ लोग कूल क्रीम लगाते हैं, ठंडी टेम्परेचर कम है तो वायु में क्या है, आर्द्रता कम है, ह्यूमिडिटी कम है, शुष्क वायु है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और इसकी क्षमता, जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। इसका सिचुएशन स्टेट आएगा तब तो ये मतलब कि ये यहाँ पर बारिश होगी। इसलिए कोई आदमी दान क्यों करता है, वो आदमी पहुँच जाता है सिचुएशन स्टेट में, संतृप्त अवस्था में, है ना। उसकी सारी लाइबिलिटीज पूरी हो जाती है। ठीक है, उसे की कोई देनदारी नहीं रहती है तो क्या करता है, तो दान करता है, हाँ, बांटता है लोगों में। यही कंसेप्ट, मतलब कि कई तरह के कंसेप्ट लगा के इसे आप समझ सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे है कि मानसून लौटने का मौसम या शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल से लौट करके बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती। देखिए, मानसून का आगमन जो होता है उसमें बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी से पवने, मानसूनी पवने स्थल की ओर चलती है। जब मानसून लौटने का समय होता है तो पवन क्या होता है, स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मौसम के लौटने का मौसम है। भारत के दक्षिणी भागों में, विशेषकर तमिलनाडु, मैंने आगे ही बताया, और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत क्या कहते हैं, जलवायु कहलाती है। मैंने आगे भी बतलाया है। चलिए, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा में मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण, चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारत किस कटिबंध में स्थित है। तो भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। भारत की कृषि पर निर्भरता है। देखिए, भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा, प्रचुर मात्रा में फसल का उत्पादन। चलिए, जब यही है तो अभी क्या है, अभी अल नीनो के बारे में चर्चा हो रही है न्यूज़पेपर के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, में सुर्खियाँ बनी हुई है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि प्रत्येक 4-5 वर्षों पर अल नीनो का प्रभाव होता है। अल नीनो के प्रभाव से क्या होता है कि मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। मानसून कमज़ोर पड़ता है तो जिस क्षेत्र में मानसून से बारिश होती है, खासकर भारत में, तो हाँ बारिश कम होती है। बारिश कम होगी तो कृषि पैदावार कम होगी, कृषि पैदावार कम होगी तो फिर समस्याएं आएगी कई तरह की। चलिए यहाँ देखें तो मानसून कहाँ से प्रभावित होता है। देखिए, ये है दक्षिणी अमेरिका का और ये प्रशांत महासागर है। ये है दक्षिण अमेरिका और ये है प्रशांत महासागर। और यहीं पर एक देश है, नाम है पेरू। क्या नाम है, पेरू। पेरू देश है। ठीक है, ठीक है, पेरू। इसी के तट पर एक ठंडी जलधारा बहती है जिसका नाम है हमबोल्ट नामक जलधारा, ठंडी जलधारा है। क्या है, हमबोल्ट। देखिए इस तरह से याद रखेंगे, हम्बल, किस पर्सन को हम्बल कहा जाता है, याद रखेंगे, हमबोल्ट जलधारा ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो ठंडी जलधारा है तो 4-5 वर्षों में क्या होता है, सामान्य से ज़्यादा गर्म हो आता है, जिसके कारण अल नीनो का प्रभाव होता है। और आगे जाकर इस पर बहुत, अगर मैं इस पर मानसून पर बोलूँ तो समय बहुत लग जाएगा, इस पर अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन मुख्य कारण यहीं से स्टार्ट होता है मानसून के प्रभावित होने का। अल नीनो का प्रभाव क्या होता है, सामान्य से ज़्यादा गर्म हो आता है, जिसके कारण अल नीनो का प्रभाव पड़ता है। पेरू के तट पर हमबोल्ट नामक जलधारा। क्वेश्चन आपको ISPD किसी भी UPPCS में आ सकता है कि हमबोल्ट जलधारा कैसी जलधारा, ठंडी या गर्म। ठंडी हमबोल्ट जलधारा जो है किस तट पर प्रभावित होती है, तो पेरू के तट पर। पेरू दक्षिण अमेरिका का एक देश है। किस महासागर में, तो प्रशांत महासागर में। इस तरह कई क्वेश्चन, क्योंकि कहा था जो चर्चा में उससे पर्चा में संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इस बार 2018 में अल नीनो का 2017-18 में अल नीनो का प्रभाव देखा गया था और 2022-23 में देखा जाएगा। 23 में 4-5 सालों पर इसका रिपीटिशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे है, किसी स्थान की जलवायु उसकी ऊंचाई, स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावाच पर निर्भर। तो ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावाच। कई मन में होगा कि उच्चावाच क्या है। ठीक है, तो उच्चावाच जो है ये भौतिक अवस्था कहलाता है। इसमें उच्चावाच में आपका पर्वत आ गया,
पठार आ गया, मैदान आ गया, नदियाँ आ गया, महासागर सभी आ गया उच्च आवाज में। ठीक है, ये भौतिक अवस्था है। ठीक है जी, इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। ठीक है, राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर में बहुत गर्म स्थान है, क्योंकि वो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत है। वो ये अरावली पहाड़ी के पश्चिम छाया तरफ है वो, और मानसूनी हवा जब चलती है तो उसके समानांतर चलने लगती है, उस तरफ जाने नहीं देती है, वृष्टि छाया का निर्माण होता है और वहाँ बारिश नहीं होती है। जबकि जम्मू तथा कश्मीर में द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र में से मुंबई, कोलकाता की जलवायु मध्यम रहती है, नहीं अधिक गर्म नहीं अधिक ठंडी। चलिए इसको समझिए आप। ठीक है, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, इसको समझिए आप। क्या है, मुंबई, कोलकाता ठीक की जलवायु मध्यम रहती, नहीं अधिक गर्म नहीं अधिक ठंडी। मतलब जो समुद्र किनारे जो भी शहर है, जगह है, स्थल है, वहाँ की जलवायु सम जलवायु होती है, ना अधिक गर्म ना अधिक ठंड रहती है। तो इसका कारण क्या है, यह कारण जाने। ठीक है, कथन कारण में भी यूपी ISPD में क्वेश्चन आते हैं, UPPCS में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप BPC में आने की संभावना है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदला है। ठीक है, ये जाने कि आप 9th के हीट क्लास में हीट चैप्टर में पढ़े होंगे, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। तो विशिष्ट उष्मा किसे कहते हैं, उष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ की एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करता है, उससे स्पेसिफिक हीट कहते हैं, विशिष्ट उष्मा कहते हैं। और सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा किसकी होती है, वाटर की होती है, जल की होती है। जल की होती है कितनी, 4200 जूल 4200 जूल 4200 जूल देखिए 4200 जूल पर केल्विन। ठीक है, देखिए SI मात्रा, तो टेम्परेचर का SI मात्रक जो होता है केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। तो उस सब की SI मात्रक लिया गया है। द्रव्यमान का SI मात्रक kg, उष्मा का SI मात्रक जूल, और टेम्परेचर का SI मात्रक केल्विन लिया जाता है। और इसमें ध्यान रखेंगे केल्विन के साथ 0 ये नहीं लिखा जाता, पावर नहीं लिखा जाता। ठीक है, ये होता है। चलिए, तो क्या है, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, 4200 जूल पर केल्विन होता है। सर्वाधिक वाटर का होता है। अब समझे कि समुद्र में क्या है, वाटर है, जल है। तो जल की विशिष्ट उष्मा ज़्यादा होती है तो देर से गर्म होगी। क्या है, उष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ की एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। तो जल अधिक देर से गर्म होगा। ठीक है, समुद्र में जल है, जल को गर्म होने में ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, जल को गर्म होने में ज़्यादा समय लगेगा, और धरती स्थल जो है जल्दी गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा कि स्थल जल्दी गर्म हो जाएगी, तो गर्म होकर के वायु क्या होती है, हल्की होती है और ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, और यहाँ निम्न वायु दाब का केंद्र बनेगा। किसका, निम्न वायु दाब, निम्न वायु दाब का केंद्र बना। और यहाँ और आपके बगल में क्या है, समुद्र है। ठीक है, ये अभी गर्म नहीं हुआ इसकी तुलना में, तो क्या है, यहाँ उच्च वायु दाब का केंद्र है। ठीक है, तो क्या करेगी, निम्न वायु दाब का है, तो इसको भरने के लिए क्या यहाँ से पवने चलेगी, तो क्या कहलाएगी, ये समुद्री समीर कहलाएगी। ये कहलाएगी समुद्री समीर कहलाएगी। ठीक है, समुद्री समीर। और इसकी तुलना में क्या है, ये ठंडी है, तब तो यहाँ उच्च वायु दाब का केंद्र बना हुआ है, तो यहाँ टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए समुद्र किनारे जो भी स्थल है वहाँ का तापमान यह सम होता, और क्या होता है, वहाँ का जलवायु सम होती है, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडी। सिर्फ इसमें दिया गया है मुंबई और कोलकाता, सिर्फ मुंबई और कोलकाता नहीं, विश्व में कहीं भी समुद्र किनारे स्थल है, शहर है, गांव है, वहाँ की तापमान जलवायु जो है सम होगा। क्या कारण है, जो अभी मैंने बतलाया है। ठीक है, यही कारण है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन होता है, अगर उसके बगल में गर्म जलधारा प्रवाहित हो रही है या ठंडी जलधारा, तो वहाँ का जो है जलवायु उस पर डिपेंड करेगा, स्थानीय स्तर पर उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र होता है, बहुत अधिक आर्द्र होता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में मौनसीराम में होती। चलिए क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय में। मेघालय में कहाँ, तो मौनसीराम में। पहले चेरापूंजी नाम था, स्थान था। और सबसे कम वर्षा तो जैसलमेर में होती है, राजस्थान के जैसलमेर में होती है। तो ये समझ गए होंगे विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। और चलिए ये तो दिन के समय हो गया, और यही कंडीशन रात के समय होता है। कहा आता है कि जो वस्तु देर से गर्म होता है तो देर से ठंडा भी होता है। स्पेसिफिक हीट के बारे में मैं आपको बतला दिया। आम बोलचाल की भाषा में भी, आम व्यवहार में भी कहा जाता है, जो व्यक्ति जल्दी गुस्से में आता है वो जल्दी क्या होता है, ठंडा भी हो जाता है, वो जल्दी मान भी जाता है। जो जल्दी गुस्से में होता है, बहुत जल्दी जो नाराज़ होता है, हर बात पर नाराज़ होता है, तो जल्दी वो शांत भी हो आता है। और जो व्यक्ति 1 साल 2 साल 3 साल पर कभी कभी गुस्से में आता है, तो उससे शांत करना बड़ा कठिन होता है। आम बोलचाल की भाषा में भी, आम व्यवहार में भी है। ठीक है, तो यही कंडीशन, यही कंसेप्ट यहाँ भी है। साइंस पढ़े, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, जो आम व्यवहार में जो चीज़ें चल रही है, वही कंसेप्ट, वही धारणा वहाँ भी उसे अप्लाई कर सकते हैं, सेट करते हैं और सेट होगा। ठीक है, जब जल जो है, पानी जो है देर से गर्म होता है तो देर से ठंडा भी होगा। और भूमि जो है, स्थल जो है, जल्दी गर्म होता है तो जल्दी ठंडा भी होगा। ये दिन के समय का, और रात के समय इसका उल्टा होता है। रात के समय क्या होगा, अब ये क्या हो चुका है, रात के समय जल्दी ये ठंडा हो चुका है, जल्दी ठंडा हो चुका है, तो यहाँ उच्च दाब का केंद्र बनेगा, उच्च दाब। ठीक है, और ये अभी भी गर्म है, यह निम्न दाब, निम्न दाब। ठीक है, निम्न दाब, यहाँ रात के समय यहाँ समुद्र में निम्न दाब। ठीक है, निम्न दाब। अब देखिए, वायु चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो रात में वायु चलेगी स्थल, ये हो गया स्थल, ये हो गया समुद्र। ठीक है, और रात को वायु स्थल से समुद्र की ओर चलेगी। यहाँ उच्च दाब, ठीक है, यहाँ निम्न दाब, यहाँ ठंडी, यहाँ गर्मी। तो गर्म वायु क्या होती है, ठंडी हल्की होती है, ऊपर जाती है, निम्न दाब का केंद्र बन जाता है, तो ये चलेगा स्थलीय समीर, स्थलीय समीर, स्थलीय समीर। ठीक है, स्थलीय समीर, यही कंसेप्ट है, इससे ज़्यादा कंसेप्ट कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, अब है प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस, तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, इनमें से कुछ बहुत शाखाएं या पत्तियां होती हैं। नीम, आम, अन्य के वृक्ष देखे जिसमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। पत्ती, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बगैर, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और मनुष्य की सहायता से जो उपजेगा उसे कहा मैन मेड कहा जाता है, कृत्रिम कहा जाता है, मानव निर्मित कहा जाएगा। ठीक है, क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इसमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जलवायु की भिन्नता के कारण भारत में अलग अलग वनस्पतियाँ पाई जाती है। जलवायु तो एक चीज़ से निकला। ठीक है, अब वनस्पतियाँ किस पर डिपेंड करता है, वहाँ की स्थानीय जलवायु पर। जैसी जलवायु होगी वैसी वनस्पतियाँ होगी। चलिए इसको मैं अब मिटा रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे एक कंसेप्ट स्थल और समुद्र का। चलिए इसके बारे में बता रहा हूँ। यह है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। क्या है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है यह। ठीक है, इसके बारे में जान ले, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, इसका क्षेत्र कितने से अक्षांश के बीच होता है, तो कर्क रेखा या मकर रेखा, कर्क और मकर रेखा के बीच का, कर्क और मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश।
के बीच का क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए इसमें जो वन होते हैं बहुत घने होते हैं, उसके बितान बहुत ऊंचे होते हैं, ये उसके बितान कहा जाता है, इसकी ऊंचाई जो है इसके बितान बहुत ऊंचे होते हैं। क्यों? यहाँ कंपटीशन, एक दूसरे पौधे के बीच में, एक दूसरे पेड़ के बीच में कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होता है सूर्य की रोशनी के लिए, सूर्य की विकिरण के लिए, क्योंकि सूर्य की रोशनी में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस से ही अपना भोजन प्राप्त करता है, तो प्रतिस्पर्धा होता है, इसलिए इसकी बितान बहुत ऊंचे 60 मीटर से सर्वाधिक 60 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ठीक है, और नीचे झाड़ियाँ होती है, बहुत घने होते हैं। कहा था पहले कि इसके वन से गुजरना मुश्किल होता था, लेकिन अब क्या है, अब मशीन के द्वारा इसके पेड़ पौधों को काट करके रास्ता बनाया जा रहा है और तस्करी भी की जा रही है। ठीक है, और ये क्या है, उष्णकटिबंधीय ये होते हैं सदाबहार वन होते हैं। क्या होते हैं? सदाबहार वन होते हैं। ठीक है, सदाबहार वन इसलिए कहलाते हैं कि ये सालों भर हरा भरा दिखता है। सालों भर हरा भरा दिखने के क्या कारण है? क्या ये इसके पत्ते ये अपने पत्ते नहीं उतारते, नहीं गिराते हैं, लेकिन क्या है कि इसमें विभिन्नता अधिक पाई जाती है, अधिक विविधता पाई जाती है कि कई प्रजातियां के पेड़ पौधे लगे होते हैं, तो सब अलग अलग समय में पत्तियां गिराता है, तो इसीलिए ये हमेशा हरे भरे दिखता है। और एक प्रजाति के पौधे नहीं होते, कई प्रजाति के पौधे होते हैं जो अलग अलग समय में पत्तियां गिराता है, इसलिए इस सालों भर हमेशा हरे भरे दिखता है, इसलिए इसे सदाबहार वन कहा था, सदाहरित वन कहा जाता है। चलिए इसमें कुछ और विशेषता जाने। ISPD में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस तरह के मैं आपको बतला रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में इसे पृथ्वी की, सबसे पहले कि इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि CO2 का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और यहाँ दोपहर में गरज के साथ मूसलाधार बारिश होती है। कैसी बारिश होती है? दोपहर में गरज के साथ, बिजली के चमक के साथ, करक के साथ, थंडरबोल्ट के साथ यहाँ मूसलाधार बारिश होती है। और यहाँ की मिट्टी जो है लेटेराइट होती है, अनुपजाऊ मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है? लेटेराइट मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी होती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा भी, अगर कहेंगे कि सर यहाँ तो जब घने वन हैं तो पेड़ पौधे से पत्तियाँ गिरेगी, वो यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो लेटेराइट मिट्टी कैसे है? लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से अनुपजाऊ होती है, अनुपजाऊ। ठीक है, क्योंकि यहाँ जब यहाँ पेड़ पौधे हैं, पत्तियाँ अधिक गिरते हैं, घने जंगल है, तो ह्यूमस की मात्रा मिट्टियों में अधिक होनी चाहिए। लेकिन एक इसके साथ साथ क्या है, रोज़ दोपहर में मूसलाधार बारिश होती है, इससे क्या होगा, यहाँ अपर्दन होगा, निछालन होगा, और अपने साथ उसे बहा के ले जाएगा। तो कहाँ बचा ह्यूमस की मात्रा? इसीलिए क्या है, यहाँ लेटेराइट मिट्टी में पाई जाती, ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाती और मिट्टी अनुपजाऊ होती है। अगर रोज़ मूसलाधार बारिश नहीं होती तो यहाँ ह्यूमस की मात्रा इस मिट्टी में बहुत अधिक होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है। लेकिन यहाँ रोज़ दोपहर की मूसलाधार बारिश होती है, तो बारिश क्या होती है, मिट्टी का कटाव होता है, तो अपने साथ वो कटाव करके ह्यूमस की मात्रा को ले जाता है, बहा ले जाता है, जिससे यहाँ लेटेराइट मिट्टी होती है बारिश। ठीक है, यही कारण है। और अधिक वर्षा के कारण क्या होता है, निछालन के कारण मिट्टी लेटेराइट बनती है। किस कारण? निछालन कहेगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो लेटेराइट। कहा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, कारण वहाँ बारिश अधिक होती है, दोपहर की मूसलाधार बारिश होती है, और निछालन होता है, और अधिक निछालन होता है। तो दोनों कारण सत्य होगा, क्योंकि निछालन के कारण ही निछालन क्या है, निछालन नोट कर ले, निछालन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इतना कुछ होते हुए भी एक ही कारण है कि मिट्टी अनुपजाऊ होती है, लेटेराइट मिट्टी होती है, क्या? अधिक वर्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हो गया। चलिए यहाँ देखें, यहाँ है कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। आप अगर नहीं भी पढ़े लिखे हैं तभी आप वन की महत्ता के बारे में बता सकते हैं, आवश्यकता के बारे में बता सकते हैं कि वन हमें क्यों आवश्यक है।
एक तो लकड़ियाँ आवश्यक है, चारागाह के लिए आवश्यक है, पशु चारण के लिए। आप पढ़ते होंगे छठे क्लास के हिस्ट्री में, वहाँ भी चारागाह के बारे में पढ़े होंगे। आर्य और अनार्य लोगों के बारे में, चरवाहा थे, पशु चारक थे। तो वन हमें लकड़ियों के लिए, ईंधन के लिए, ठीक है, ये आवश्यक है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सबसे पहले कि कोरोना काल में ऑक्सीजन का बड़ा समस्या आया और ऑक्सीजन के महत्व के बारे में समझाया गया, लोग समझे भी। तो कहा गया कि घर के बालकोनी में भी पेड़ पौधे लगाएं, ठीक है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। पृथ्वी की पार्थिव विकिरण को रोक करके पृथ्वी को गर्म करता है। बीपीएससी 68वीं पीटी में इसी का क्वेश्चन आया था, पृथ्वी गर्म कैसे होता है? तो पार्थिव विकिरण के द्वारा गर्म कर होता है। पृथ्वी पर जो सूर्य की विकिरण आती है वो शॉर्ट वेवलेंथ होता है, और पार्थिव विकिरण जो पृथ्वी के द्वारा जो रिलीज किया जाता है वो पार्थिव विकिरण कहलाता है, वो लॉन्ग वेवलेंथ होता है, ठीक है। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, वन क्या करते हैं? मिट्टी को जड़ से बांधे रखता है, इसलिए अपरदन को रोकता है, अपरदन को कम करता है। आपको बाढ़ को रोकता है, बाढ़ के प्रभाव को कम करता है, सुनामी के प्रभाव को कम करता है वन, ठीक है। तो कई तरह की इसकी हमारे लिए आवश्यक है, कई तरह से यूजफुल है, उपयोगी है, महत्ता है इसकी। चलिए, वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, शहद, गोंद प्राप्त होते हैं। वन जीवों के प्राकृतिक निवास होते हैं। क्या है? वन जीवों के प्राकृतिक निवास होते हैं। पेड़ों के अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उसकी रक्षा करनी चाहिए, एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे कि वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। बहुत अच्छा। चलिए, जैसे बताया गया नीला इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर हम। देखिए, पेड़ पौधे से क्या मिलता है? देखिए, ऑक्सीजन मिल रहा है, दवाइयाँ प्राप्त होती, जड़ी बूटी से दवाइयाँ बनती है, आश्रय, चारा मिलता है, ईंधन मिलता है, खेल का सामान जैसे बैट बल्ला भी लकड़ी से ही बनता है, तो वन से प्राप्त होता है। लकड़ी फर्नीचर बनता है, रबर बनता है, रबर भी पेड़ के दूध से तैयार किया जाता है रबर, ठीक है। सबसे अधिक रबर के पौधे पाए जाते हैं केरल में और विश्व स्तर पर थाईलैंड में। इमारती लकड़ी मिलता है प्राकृतिक, ये सभी हमने जंगल से ही, वन से ही प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। चलिए, वन्य प्राणी के बारे में जानना है। वन विभिन्न प्रकार के वन जीवों का स्थान होता है, निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियाँ तथा बड़ी संख्या विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों, कृमियों का निवास स्थान होता है। अब इसके बारे में जानते होंगे, सरीसृप किसे कहते हैं, उभयचर किसे कहते हैं, पक्षी, इसके बारे में आप बायो में भी पढ़ते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। क्या है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। चलिए, तो बाघ की बात हो रही है, इस पर जान ले। बाघ संरक्षण के लिए 1993 में क्या लाया गया? टाइगर रिजर्व लाया गया, टाइगर रिजर्व बनाया गया। और ये किसके द्वारा बनाया गया? तो 1972 के वन जीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा 1973 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। क्या बनाया गया? टाइगर रिजर्व बनाया गया, ठीक है। टाइगर रिजर्व बनाया गया, ठीक है। अब भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? और भारत में कुल कितने टाइगर हैं? और भारत में जो है कुल अभी 53 टाइगर रिजर्व है। और 53वां टाइगर रिजर्व जो बना है रानीपुर यूपी में। यहाँ देख रहे हैं, साथ साथ देखिए, सिविल की तैयारी करते हैं तो स्टैटिक के साथ साथ करंट भी पढ़े, और करंट कुछ आता है तो उसको स्टैटिक से जोड़ के पढ़े। ये होता है सिविल की तैयारी करना, ठीक है। तो 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर यूपी में बना है। सबसे अधिक टाइगर जो है एमपी में है। एमपी में को कहा जाता है कि टाइगर स्टेट कहा जाता है, 526 टाइगर है। इसके बाद कर्नाटक का है, तो यहाँ कितना है? तो 524 है, 2 ही कम है, ठीक है। इसे कहा था टाइगर स्टेट कहा था। भारत में कुल कितने टाइगर है? तो 2967 टाइगर है, ठीक है। तो इसके बारे में जान लिया टाइगर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
2967 टाइगर, 2967 टाइगर। चलिए आप लोग नोट करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर, ठीक, एशियाई शेरों के लिए कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि गुजरात की गिर जो है, वन जो है किसका अस्थायी निवास है, किसका प्राकृतिक निवास है? तो एशियाई शेरों का। किसका? एशियाई शेरों का। गिर वन कहाँ है? तो गुजरात में है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे, एक सींग वाले गैंडे हैं, असम में घूमते हैं। असम में घूमते लेकिन यहाँ नहीं दिया गया असम के किस नेशनल पार्क में? तो काजीरंगा। यहाँ लिख ले काजीरंगा, यहाँ काजीरंगा लिख लें, काजीरंगा। ठीक है, कई बार इसमें क्वेश्चन आ चुका है। काजीरंगा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। और काजीरंगा पहला नेशनल पार्क है, एक ही नेशनल पार्क है भारत में जहाँ एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक सींग वाले गैंडे। ठीक है। हाथी तक केरल में, कर्नाटक में ही मिलते हैं। ऊँट क्या है? भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधे कच्छ के रण में। कच्छ के रण कहाँ है? गुजरात का क्षेत्र है। ठीक है। और ऊँट कहाँ है? राजस्थान में रेगिस्तान में मिलते हैं। ठीक है। और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है। इस सबसे ज़्यादा उपयुक्त यही होता है वहाँ चलने के लिए। जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुए, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये हिम तेंदुआ संरक्षण क्षेत्र बनाया गया है कहाँ? यूके में, उत्तराखंड में बनाया गया है। अभी का करेंट का न्यूज है। ठीक है। हिम तेंदुआ संरक्षण क्षेत्र बनाया गया है उत्तराखंड में। चलिए, इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे कि बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रमुखता है। जैसे मोर हमारे क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि है। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है जो पक्षियों को प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं, इसलिए बनाया जाता है। नाम होता है इसका संरक्षित क्षेत्र, उसके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। इससे बाहरी हस्तक्षेप उसमें नहीं होता है। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? नाम है तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उसमें कोबरा और करैत क्या है? प्रमुख है। वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियाँ तेजी से घट रही है। सही है कि वन्य जीवों की प्रजातियाँ तेजी से, क्योंकि उसका निवास स्थान ही तो आप खत्म कर रहे हैं ना। वन्य जीवों का निवास स्थान वन है, जंगल है, आप उसे ही खत्म कर रहे हैं। तो वन्य जीव खुद से खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप अक्सर आप सुनने को आता है, न्यूज़पेपर में देखने को आता है कि अमुक शहर में, अमुक गांव में क्या हुआ है? शेर घुस गया, बाघ घुस गया है, ठीक है, तेंदुआ घुस गया है। तो क्या जब उसका आवास खत्म कर रहे हैं तो बाहर निकल के आएगा ही शहर की ओर ना। तो ये संघर्ष अब चलता रहेगा आगे तक, जब तक कि आप संभलेंगे नहीं, वनों की सुरक्षा नहीं करेंगे, नए पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, उसके प्राकृतिक आवास को नहीं बढ़ाएंगे, वनों को काटने चले हो गया। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, ठीक है, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया। इस पर मैं एक अलग से क्लास लूँगा। नेशनल पार्क किसे कहते हैं, पशु विहार किसे कहते हैं, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं, इस पर अलग से क्लास लूँगा आप लोगों के लिए। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्त परियोजना जैसी योजनाओं को शुरुआत की। चलिए, मैंने बताया कि टाइगर परियोजना, बाघ परियोजना के बारे में 1973 में, तो हस्त परियोजना एलिफेंट प्रोजेक्ट टाइगर था, और ये प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया? 1992 में। ठीक है, 1992 में प्रोजेक्ट हाथी लाया गया। ठीक है, और देखिए यहाँ देख ही रहे होंगे। चलिए, आप वन जीवों को संरक्षण में भी आप अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों को शरीर के विभिन्न अंगों से हड्डी, सींग, पंख तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। देखिए, वन जीवों का शिकार क्यों होता है? उसकी हड्डी, सींग, उसके पंख आप खरीदते हैं, मार्केट में बेचने आता, आप खरीदते हैं, तो उसे लगता है क्या डिमांड है। तब तो सप्लाई करने के लिए, आपके पास पहुंचाने के लिए सप्लाई चेन को
सुचारू रूप से चलाने के लिए वो जाता है जंगल में, पक्षियों का जीव जंतु का शिकार करके उसका हड्डी सींग लेकर के आता है और आपको बेचता है, आप खरीदते। जब आप खरीदना ही बंद कर देंगे, इनकार कर देंगे खरीदने से, तो क्या होगा, वो लाएगा, उसका बिकेगा ही नहीं, फिर अगले बार वो सोचेगा कि नहीं बिक रहा है तो फिर वो शिकार नहीं करेगा। तो इसका जो शिकार हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं शिकारी से, क्योंकि आप खरीद रहे हैं तभी वो शिकार कर रहा है। ठीक है। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह में, चलिए यहाँ से आपको करंट का क्वेश्चन आया कि वन्य जीव बहुत चर्चा में रहा है हमेशा, तो पर्चा मारने की संभावना ज़्यादा रहती है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है इसका, देखिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो राइट आंसर मोंसीराम का है, मेघालय में है। 2 नंबर है, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में नहीं पाए जाएंगे, दक्षिण भारत का क्षेत्र है, गिर वन में भी नहीं पाए, यहाँ शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में पाए जाएंगे। 3 नंबर है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है, कहाँ, समुद्र से स्थल की ओर बहती है। चलिए अब इसमें खाली जगह को भरने वाला है। गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती है, जिन्हें कहा जाता है, गर्मी में दिन के समय इसे कहा, गर्मी में तो इसे गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती है, लू कहा जाता है। क्या कहा था, लू कहा जाता है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के डैश डैश के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती, क्या, लौटते मानसून के लौटते समय, क्या, मानसून लौटते मानसून में। ठीक है। गुजरात के वन में का निवास है, गुजरात का गिर वन, क्या है, गिर वन एशियाई शेर का निवास है, एशियाई शेर का निवास स्थान है। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते, क्लास में मिलते हैं। सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तब पहले आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप ज्योग्राफी के अलावा भूगोल, एनसीईआरटी भूगोल के अलावा और भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं, क्लास देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाएँ प्ले लिस्ट चैनल पर जाएँ, प्ले लिस्ट को ओपन करें, वहाँ देखें कि सभी तरह का वीडियो सब्जेक्ट का डाला गया है, करंट अफेयर्स, साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं, फ़ायदा उठाएं और एग्जाम में अपना रिजल्ट सुनिश्चित करें। ठीक है। और भारत की सेवा में, देश की सेवा में अपना योगदान दें, सिविल सेवा ज्वाइन करके। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।